बीज कंपनियां आपस में भिड़ गई हैं। नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अलग होकर मॉन्सेंटो समेत सभी एमएनसीज ने अपने एक अलग संस्था फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बना ली है। अभी इस नई संस्था में सिर्फ 10 कंपनियां हैं। असल में एमएनसीज सीड कंपनियों का विवाद सरकार की नई सीड पॉलिसी को लेकर है। सरकार ने नई पॉलिसी में बीज पर रॉयल्टी तो कम कर दी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये घरेलू कंपनियों के साथ जीएम टेक्नोलॉजी शेयर करें। वहीं जीएम टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे लोगों और संस्थानों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। वो सब्जियों, फल समेत सभी खाने पीने की चीजों में इस पूरी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले ये पूरा जो विवाद है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। सबसे पहले ये है कि मैं समझता हूं दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम। मोंसैंटो जैसे कंपनी जो लाइसेंस और है, जिसका पास लाइसेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन करने का, उन्होंने कई लोगों को लाइसेंस दिया। यानी लाइसेंसी कंपनीज डोमेस्टिक सीड कंपनीज है और लाइसेंस और कंपनी है मोंसैंटो जैसे जो टेक्नोलॉजी सीड्स का जो पेटेंट राइट वगैरह रखते हैं। और जो डोमेस्टिक सीड कंपनियां अब इतने सालों के बाद एक ऑब्जेक्शन निकाला है कि जो लाइसेंस और सीड कंपनी है मोंसैंटो जैसे कंपनी, उनको बहुत बड़ा रॉयल्टी मिल रहा है, बहुत ज्यादा ही टेक्नोलॉजी फी और ट्रेड वैल्यू चार्ज कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक सीड कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है लाइसेंसर के साथ, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर सरकार का साथ एक लॉबी बनाकर एक नया पॉलिसी के ओर सरकार को ले गया। तो मैं समझता हूं दिस इज प्राइमरीली एन इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मगर ये अब राजनीति का इसमें एक रुख आ गया है और ये हमारा देश का कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, किसानों के लिए अच्छा नहीं है और इससे जल्दी से जल्दी हमें सुलझाना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश में जब हम हमारा कृषि क्षेत्र के ओर देखते हैं, कई चुनौतियां हैं। यू हैव लैंड कंस्ट्रेंट्स, यू हैव वाटर शॉर्टेज, यू हैव क्लाइमेट चेंज। और पिछले 20 साल में हमारा कोई बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्जेंस जो कहा जाता है उदाहरण नहीं हुआ है हमारा कृषि क्षेत्र में, सिवाय एक क्रॉप का, वो है कॉटन। और ये जो कॉटन क्रॉप जरूर टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम जो आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक हम बन गए हैं, हम एक्सपोर्टर हैं आजकल पिछले 7 या 8 साल में। तो इसका वो जो टेक्नोलॉजी का फल हमें जरूर अब मिल रहा है। क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी को हम आगे और कहीं क्रॉप्स में, फसलों में वापरें? दिस इज द बिग क्वेश्चन। और मैं एक टेक्नोलॉजी का जरूर समर्थक हूं, न केवल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मगर हमारा कृषि क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में नैनो टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी का एक सम्मेलन कर के एक अच्छा नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी विच इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वो एक लाने का मैं एकदम आवश्यक समझता हूं। लेकिन चंद्रशेखर जी, यहाँ पर जिस तरह से अब सरकार ने ये भी कहा है, जो एमएनसीज हैं कि आप जो भी इनोवेशन लाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको घरेलू कंपनियों के साथ भी शेयर करें। लेकिन इस पर जो विरोध है यहाँ पर एमएनसीज अपनी तरफ से दिखा रही हैं, क्या आपको सही में लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी शेयर करने की जो बात सरकार कह रही है, उसका इनोवेशन पर किस हद तक असर पड़ेगा, ये आपको लगता है? हाँ, जरूर इनोवेशन का ऊपर असर तो पड़ेगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो टेक्नोलॉजी का लाइसेंस जिनका पास है, द लाइसेंस और कंपनीज जो अपना पूंजी लगाकर रिसर्च कर संशोधन कर दे कम आउट विथ ए न्यू टेक्नोलॉजी, वो अकेले कंपनी देश भर अपना सीड बेच नहीं पाएंगे, उनको लाइसेंसीज चाहिए। यानी कि डोमेस्टिक सीड कंपनी जो सीड का वितरण करती है, बीजों का वितरण करती है, उनका मदद चाहिए to produce those seeds and distribute those seeds. Therefore एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है फ्रॉम द लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, एक रिलेशनशिप बन जाता है।
और पिछले कई सालों में जो लाइसेंसी कंपनी है यानी डोमेस्टिक सीड कंपनी, उन्होंने तो आंख बंद करके तो लाइसेंस सही नहीं किया, उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पढ़कर ही इस कॉन्ट्रैक्ट को सही किया है और लाइसेंसी बन गए हैं और लाइसेंसी बनने का फायदा भी उनको मिला है। मगर अब लाइसेंसर का सामने वो नए आरोप लगाया है उन्होंने और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स का विरोध अब कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये गलत बात है और जो कॉन्ट्रैक्ट का सैंक्टिटी है वो पूरा खत्म हो गया है। दिस इज मोर और लेस ए लीगल मैटर, मगर इसमें अब लॉबी प्रेशर के वजह से ये राजनीति भी आ गया है इसके अंदर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो जरूरतें हैं और जो मांगे हैं उसके अलावा राजनीति भी हावी होती जा रही है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये भी है, कई बार ये बात सामने आती है कि अगर आप जीएम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान भी काफी होते हैं। ये बात कई दिनों से विरोध भी चलता आ रहा है, लेकिन बाकी देशों में जीएम सीड्स का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये माना जाता है कि इसमें पेस्टिसाइड्स जो है उसका भी कम इस्तेमाल होता है। तो क्या ये एक बड़ा फायदा नहीं है जिसे हम भूल रहे हैं, या फिर इस तर्क को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, जब हम जीएम सीड्स वापरते हैं जरूर सम ऑफ द केमिकल्स आर नॉट यूज और उसका हमारा उपयोग बहुत कम हो जाता है। वो एक दिस इज एनवायरमेंटली वेरी फ्रेंडली, ऐसा मानना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मगर ऐसा नहीं है कि आप जीएम सीड को वापरो, उसकी बुवाई करो एंड यू डोंट हैव टू यूज एनी पेस्टिसाइड, ऐसा नहीं है। जीएम सीड की बुवाई के बावजूद भी हमें आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो कहा जाता है, उसके अंतर्गत हमें वी नीड टू यूज सम पेस्टिसाइड्स। तो यस, ओवरऑल रिडक्शन इन पेस्टिसाइड यूज तो जरूर है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, मगर इससे जरूर पेस्टिसाइड कंपनी को आपत्ति है क्योंकि इट इज गोइंग टू हर्ट देयर बिजनेस। मगर हमारा देश के लिए, हमारा पर्यावरण के लिए, हमारा किसानों के लिए, उत्पादकता के लिए, फॉर प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ क्रॉप लॉसेस थ्रू पेस्ट एंड डिजीज अटैक, ये सब को हम नजर में रखते हुए आई वुड एक्चुअली वोट फॉर टेक्नोलॉजी। मगर इस टेक्नोलॉजी में जरूर कोई भी कंपनी प्रॉफिटियरिंग नहीं करना चाहिए। दे शुड गेट रीजनेबली गुड प्रॉफिट, उनको एक एंकरेजमेंट मिलना चाहिए, देन उसके वजह से दे विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन। लेकिन सर, आपका क्या मानना है? आपको ऐसा लगता है कि जो एडिबल सेक्टर है इंडिया में, उसमें जो है अब जीएम क्रॉप का, जीएम सीड्स का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए? मैं समझता हूं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा एक दिशा की ओर जा रहे हैं। पिछले 20 साल में मैं देख रहा हूं कि हमने ज्यादा कोई विकास इस क्षेत्र में देखा नहीं है, मगर चुनौतियां ज्यादा होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वी आर नॉट फूड इनसिक्योर टुडे, मगर आगे जाकर के 3, 4, 5 साल में मैं समझता हूं हम शायद फूड इनसिक्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। उसे रोकना चाहिए। हमने नहीं किया तो हम 50 और 60 के दशक में जो हमारा हालात था, वो हम कहते थे शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस तो अब नहीं होगा जरूर, मगर फूड अवेलेबिलिटी काफी टाइट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, क्रॉप लॉसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन रहेगा। तो हमारा कृषि क्षेत्र को एक वी नीड रिसर्जेंस इन एग्रीकल्चर। वो रिसर्जेंस इन एग्रीकल्चर विल कम थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। न सिर्फ जीएम टेक्नोलॉजी नहीं, मगर और भी कई अन्य टेक्नोलॉजी है, उस सबको साथ ला करके वी नीड टू हैव ए नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसी हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर दरार साफ तौर पर दिख रही है पॉलिसीज को लेकर और उसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर। कंपनियों में भी एक नाराजगी साफ तौर पर है, लेकिन आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है? और जिस तरह से भारत की जरूरतें बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे में क्या जीएम सीड्स को और पैर फैलाने की जरूरत है? ये एक मुद्दा है जिस पर आगे भी चर्चा जारी रहनी चाहिए। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।